हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसके अंदर 2019 डीबीटी जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन सेक्शन ए से और कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी से। ओके, तो आज मैं काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो आप एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट वाला इसमें क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन हाइड्रोलाइज बोथ एस्टर एंड एमाइड बॉन्ड्स। तो ऐसा कौन से एंजाइम्स हैं जो एस्टर और एमाइड दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ओके, तो एक एक ऑप्शन को लेके चलते हैं। मिथियोनिन रेसिमेस। मिथियोनिन रेसिमेस क्या है? एक आइसोमरेज टाइप का एंजाइम है जो क्या करता है, मिथियोनिन एल मिथियोनिन को डी मिथियोनिन में कन्वर्ट करवाता है और डी मिथियोनिन को एल मिथियोनिन में कन्वर्ट करवाता है। ओके, तो ये एक आइसोमरेज एंजाइम है और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज ए कोफैक्टर यूज करता है। तो ये तो किसी बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन हम सब जानते हैं, थ्रोम्बिन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो फाइब्रिनोजन सॉलिड फॉर्म में रहते हैं उसको किस में कन्वर्ट करवाती है? फाइब्रिन के अंदर। और फिर क्या कर होता है, वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीएजेज एंजाइम है जो ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। और कहाँ पे ब्रेक करता है? ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड के सी टर्मिनस पे कट करता है। ओके, तो अमाइड बॉन्ड भी क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड भी एक टाइप का अमाइड बॉन्ड है, तो अमाइड बॉन्ड को भी ब्रेक करता है। उसके साथ साथ एक इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो एक एस्टर वाला भी होता है, तो ये एस्टर बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है। तो ये बिल्कुल टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? एस्टर बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड दोनों को ब्रेक करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन। देन पेरोक्सीडेज, हमें पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में वर्क करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करता है। लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कन्वर्ट करवाता है? वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? काइमोट्रिप्सिन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the citric acid cycle operating under aerobic conditions, which one of the following is not directly involved? तो एरोबिक कंडीशन मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें कौन सा मॉलिक्यूल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है? ओके, तो NAD+, हमें पता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो क्रेब्स साइकिल होता है उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स NADH के बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल FADH का बनता है और 1 ATP फॉर्म होता है। तो NAD+ जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो वो NADH बनाएगा। इट मीन्स NAD वहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, FAD भी इसी तरह से डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। और NAD कौन सी स्टेप में होता है? 3, 4 और 8 जो स्टेप होते हैं उसके अंदर क्या होता है? जो डिहाइड्रोजिनेज वाली जितनी भी स्टेप होते हैं उसके अंदर क्या होता है? NADH का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये कितने एटीपी के इक्विवेलेंट होता है? 2.5 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है 1 NADH मॉलिक्यूल। देन FADH ये 1.5 एटीपी के इक्विवेलेंट होता है और ये 1 FADH फॉर्म होता है इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कहीं पे रोल देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें पूछा है नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सक्सिनेट इसमें इन्वॉल्व होता है, हम सब जानते हैं सक्सिनेट सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा। ओके, सक्सिनेट से फिर मेलेट बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट से मेलेट बनता है और उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरह से ये तीनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये सारी स्टेप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखनी है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मेम्ब्रेन बाउंड है? तो इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन ल्यूसीफेरिन अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। ल्यूसीफेरिन क्या है? एक बायोल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड करवाता है। कुछ फायर फ्लाई, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं
जिसके अंदर क्या होता है, ल्यूसीफेरिन नाम की एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये ल्यूसीफेरिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, उसमें कुछ ल्यूमिनेसेंस, कुछ लाइट इमिटिंग होती है, लाइट का इमिशन होता है। ओके। और बायोल्यूमिनेसेंस किसको बोलते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ लाइट को इमिट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है ये ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यहाँ पे कुछ एटीपी का, कुछ एनर्जी का भी यूज होता है, मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच होगा, मींस ये जो ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बनेगी उसकी स्ट्रक्चर क्या है ये पूछा है इसमें। तो ल्यूसीफेरिन के अंदर ये वाला ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसी के अंदर क्या होता है, थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक वाला। तो इसी के जो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है उसी के साथ ये क्या होता है, ऑक्सीजन जाके अटैच होता है। तो ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है जिसमें इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन अटैच्ड है। इसमें यहाँ पे हो गया तो ये वाली रॉन्ग हो गई, और इसमें इस वाले सल्फर पे हो गया तो ये भी रॉन्ग हो गई, और इसमें 2 ऑक्सीजन है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। ओके। सो देन नेक्स्ट है, in the DNA methylation reaction mediated by S-adenosyl methionine methyltransferase, the nucleophilic species involved in। तो डीएनए मिथाइलेशन क्या होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर क्या होता है, मिथाइलेशन होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है डीएनए मिथाइलेशन, क्योंकि डीएनए मिथाइलेशन का काफी ज्यादा रोल होता है जीन रेगुलेशन में भी, और इसके अलावा एक्स क्रोमोसोम के साइलेंसिंग के लिए भी यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए मिथाइलेशन होता है, और काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं इसके। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ डीएनए को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी डीएनए का मिथाइलेशन करवाया जाता है। तो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन ये एक एज ए कोफैक्टर वर्क करता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज के साथ में, और अगर इसकी प्रेजेंस में मिथाइलेशन होता है तो इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो नाइट्रोजन हो सकता है। ये न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और लिपिड काफी सारे मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, मिथाइलेशन करवाता है, मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवाता है। तो इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कुछ भी हो सकता है। ओके। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज होती है वो होती है एक अमाइन ग्रुप। ओके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमाइन। ये बिल्कुल आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो सीएसआई नेट में अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, आपका नॉलेज अगर है तो उसको अप्लाइड करना आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सीएसआई नेट में बी पार्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें डीबीटी जेआरएफ में पूछे जाते हैं। सो देन नेक्स्ट है, a patient is suffering from an autoimmune disorder. Exome analysis has revealed a mutation in the gene AIRE. Which one of the following biological processes is likely to be affected in this patient? तो AIRE जीन में डिफेक्ट है, म्यूटेशन हुआ है। AIRE क्या है, एक ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन होता है जिसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, और एक्सोम एनालिसिस किसके लिए करवाते हैं, किसी भी डीएनए के अंदर जो प्रोटीन कोडिंग रीजन होता है उसकी सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है, एक्सोम एनालिसिस किया जाता है। ओके। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर प्रोटीन सीक्वेंसिंग कोडिंग रीजन को, प्रोटीन कोडिंग रीजन की सीक्वेंसिंग करवाई जाती है। ओके। और अगर AIRE जीन में म्यूटेशन मिला है इस एनालिसिस से, तो इसका मतलब ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन में डिफेक्ट है, म्यूटेशन हुआ है। तो अगर ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन क्या करवाता है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ टी सेल होती हैं, बी सेल होते हैं, उनका मैच्योरेशन जब हो रहा होता है तो उसके अंदर सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2 सिलेक्शन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सिलेक्शन, एक होता है नेगेटिव सिलेक्शन। जब सेल्फ सेल को वो अगर रिकॉग्नाइज कर रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सिलेक्शन, और अगर सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करिए, इसका मतलब उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। ओके। तो इसमें क्या होगा, अगर ये जीन म्यूटेंट हो गया तो वो अपनी सेल्फ सेल को भी रिकॉग्नाइज करके क्या करेगी, उसका भी डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगी, उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। अपनी सेल्फ सेल और सेल्फ टिश्यू के लिए क्या करवा दिया जाता है, एंटीबॉडी डेवलप करवा दी जाती है। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होगा,
वो अपनी खुद की सेल और टिश्यू के अगेंस्ट ही क्या करवा देगी, टी सेल एंटीबॉडी जनरेट करवाने लग जाएगी। ओके, देन एफिनिटी मैच्योरेशन एक अलग प्रोसेस है। एफिनिटी मैच्योरेशन क्या होता है, जब किसी भी एंटीजन का अटैक होता है बॉडी के अंदर और वो अटैक अगर बार बार होए तो उसमें क्या होता है, उसके लिए जो एंटीबॉडी की जो एफिनिटी होती है हमारे बॉडी के अंदर बी सेल से, बी सेल जो एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, तो एंटीबॉडी की जो एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती जाती है अगर वो बार बार उसका रिपीटेडली अटैक होता जाए तो। ओके, सो ये तो हो नहीं सकता, और डेंड्राइटिक सेल डेवलपमेंट ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें से क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट्स। ओके, देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इज म्यूटेटेड इन न्यूड माइस। तो न्यूड माइस क्या होता है, जिसके अंदर थाइमस को रिमूव कर दिया जाता है किसी माइस के अंदर, तो उसको बोलते हैं न्यूड माइस। ओके, तो न्यूड माइस के अंदर एक जीन होता है जो होता है FOXN1 जीन, और ये अगर जीन म्यूटेट हो जाए तो इसमें क्या होता है, थाइमस बिल्कुल रिजीडिंग हो जाता है, रिजीडिंग ग्लैंड हो जाती है थाइमस। थाइमस तो ऑलरेडी रिजीडिंग ग्लैंड है ह्यूमंस के अंदर, लेकिन थाइमस वहाँ वर्क नहीं करेगा अगर FOXN1 जीन म्यूटेट हो जाए तो, और उसमें हेयर का भी क्या हो जाता है, लॉस होने लग जाता है। ओके, देन ये अलग टाइप के जीन है, ये FOXP1 जो जीन है वो मेमेलियन हार्ट, ब्रेन और लंग्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इसी तरह से ये भी अनदर डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा FOXP3 जीन। ओके, देन ये PRKDC जो जीन है ये भी कुछ DNA रिपेयर सिस्टम के अंदर वर्क करता है। ओके, और DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है उसके अंदर जीन को कोड करता है, उसके जो कैटालाइटिक साइट के अंदर जो जीन को कोड करेगा वो क्या होगा, PRKDC जीन। ओके, सो इसका जो म्यूटेटेड न्यूड माइस के अंदर जो जीन म्यूटेटेड होता है वो होता है FOXN1 जीन। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs। तो लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs आपने सुना होगा, एक होता है शॉर्ट RNA जिसको बोलते हैं siRNA या miRNA, जो क्या करवाता है, RNA इंटरफेरेंस करवाता है किसी दूसरे RNA में, क्या करवाता है, म्यूटेशन करवाता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड होके उसको क्या करवाता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स बना के उस RNA को डिस्ट्रक्ट करवाता है, तो वो होता है स्मॉल इंटरफेरेंस RNA, शॉर्ट RNA टाइप का होता है। देन एक होता है लॉन्ग RNA, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA जो होता है, इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है, इसके अंदर क्या होता है, मोर देन 200 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं और इसके अंदर कोई भी ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट नहीं रहती, ये इसकी स्पेसिफिसिटी है लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA की। तो इसके बेस पे क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं, दे आर लेस देन 22 बेस पेयर, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर मोर देन 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद दे आर प्रोसेस्ड इन द न्यूक्लियस बाय रिस्क कॉम्प्लेक्स, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये किसके लिए होता है, शॉर्ट इंटरफेरेंस RNA करवाते हैं, रिस्क कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके दूसरे RNA का क्या करवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं। देन उसके बाद है दे हैव ग्रेटर देन 300 अमाइनो एसिड ओपन रीडिंग फ्रेम, तो ओपन रीडिंग फ्रेम तो इसके अंदर एब्सेंट रहती है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा दे मे हैव ए पॉली एडिनाइलेटेड टेल, तो ये जरूर हो सकता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा लॉन्ग पॉलीएडिनाइलेशन टेल प्रेजेंट हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, देन उसके बाद है क्वेश्चन विच काइंड ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड प्रोटीन टारगेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन। तो ये ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन जो होती है ये स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करती है हिस्टोन के मॉडिफिकेशन को, हिस्टोन के ऊपर जो लाइसिन के ऊपर जो एसिटाइलेशन हो रखा होता है उसको रिकॉग्नाइज करती है ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स। ओके, और हिस्टोन का एसिटाइलेशन क्यों किया जाता है, हिस्टोन क्या करती है, DNA को रैप करवा के रखती है, अगर DNA हिस्टोन के ऊपर एसिटाइलेशन करवा दिया जाए तो वो हिस्टोन वहां से हट जाएगी और इस तरह से जीन का रेगुलेशन होता है। ओके, तो ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन क्या करेगी, एसिटाइलेटेड प्रोटीन को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करवाती है। तो ये भी बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, आपको पता है ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है,
एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। एन लिंक्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एस्पार्जिन पे होगा, एस्पार्जिन अमाइनो एसिड पे, और ओ लिंक्ड होता है जो हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड लाइक सेरीन, थ्रियोनिन, इन पे होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जो कहाँ पे होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है ये। और यूबिक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन क्या होती है, जिसके ऊपर यूबिक्विटिनेशन हो रखा होता है और वो डिग्रेडेशन में जिसको जाना होता है उसको बोलते हैं यूबिक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन। देन सुमोइलेटेड प्रोटीन क्या होती है, इसका मतलब होता है स्मॉल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन। ओके, तो स्मॉल यूबिक्विटिनेशन इसमें भी क्या होता है, कुछ स्मॉल यूबिक्विटिन टैग करवा दिया जाता है प्रोटीन के ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देन नेक्स्ट है when dissolved oxygen is lower than the critical concentration in mammalian cell culture systems and cell viability declines because of, तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली टॉपिक है रिसर्च का। इसमें क्या करवाया जाता है, कुछ सेल हाइब्रिडोमा सेल्स या कल्चरल एनिमल सेल्स होती हैं, उनको कल्चर करवाया जाता है। तो हमें पता है प्लांट सेल तो अपना ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन लोअर देन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जिससे अगर नीचे में अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, देन जैसे जैसे वो डिजोल्व ऑक्सीजन को कम होती जाएगी, सेल की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, लेकिन एकदम जब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन डिजोल्व ऑक्सीजन का, तो फिर क्या होगा, वो सेल वायबल नहीं रह पाएगी, सेल की डेथ होने लग जाएगी। तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है, हमें पता है कि अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चल सकता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ग्लूकोज से हमें पता है, ग्लूकोज से अगर पायरुवेट बन रहा है और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट से डायरेक्ट क्या होने लग जाता है, लैक्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लग जाता है। वो सिट्रिक एसिड साइकिल चल ही नहीं सकता वहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ये सारे प्रोसेस वहाँ पे होंगे। इसके अलावा कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने लग जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ऑप्शंस को। इसमें होगा कंप्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन का डिक्लाइन हो चुका है तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। उसके बाद डिक्रीज इन स्पेसिफिक लैक्टेट प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज, डिक्रीज इन स्पेसिफिक लैक्टेट प्रोडक्शन का डिक्रीज नहीं होगा, लैक्टेट तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद इनकम्प्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन लैक्टेट प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्लूकोज, तो ये डायरेक्ट एक आर्टिकल से उठाई हुई लाइन है। इसमें उसमें एज इट इज ऐसा लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन एंड इंक्रीज इन लैक्टेट प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज, अगर ऐसा हो रहा है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे लोअर हो रही है डिजोल्व ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों चीजें होने लग जाएंगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, इनकम्प्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन होगा और लैक्टेट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया, इसका तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। देन नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज एंड इंक्रीज द एसिडिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड कंटामिनेशन इज नोन एज। तो ये एक फूड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टम्बलिंग टेक्नोलॉजी जो होती है उसके अंदर रिपीटेशन में कोई एरर आ रहा है, रिपीटेशन में कोई एरर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टम्बलिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद मिक्स्ड प्रिजर्वेशन अप्रोच, प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेसिंग भी हो रही है, स्टोरेज भी हो रहा है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। हाई प्रेशर फूड प्रिजर्वेशन, ये भी नहीं है, हाई प्रेशर का कहीं यूज नहीं आ रहा है। और इस वाली टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हर्डल टेक्नोलॉजी। ओके, तो हर्डल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, काफी सारे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर यूज करेंगे प्रोसेसिंग के टाइम किसी भी फूड का, उसके बाद स्टोरेज के टाइम लो टेम्परेचर, वापस उसमें एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे
फूड के कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? हर्डल टेक्नोलॉजी। ओके, देन नेक्स्ट है the production of ethanol rather than biomass by yeast cell at high concentration of glucose is known as। तो ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसको बोलते हैं अगर यीस्ट सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो उसकी कंडीशन में क्या करने लग जाती है? इथेनॉल का प्रोडक्शन करने लग जाती है। तो उस वाली जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेबट्री इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, क्रेबट्री इफेक्ट। ओके, तो यीस्ट क्या है? एक फैकल्टेटिव एनाएरोब है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करेगा? फर्मेंटेशन करके वो इथेनॉल कुछ अल्कोहल बनाने लग जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई हो गई और उसके बाद वो क्या करने लग जाता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन करने लग जाता है, उसको बोलते हैं क्रेबट्री इफेक्ट। इसके बाद वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है? वारबर्ग इफेक्ट इज ए फिनोमेना प्रीडोमिनेटली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स wherein cells ferment glucose to lactic acid using glycolysis even in presence of oxygen। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कैंसर सेल क्या करती हैं? ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वारबर्ग इफेक्ट। और सिम्पसन इफेक्ट तो ये बिल्कुल अलग हो गया है, ये बायोस्टेट का है सिम्पसन इफेक्ट। तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद क्रेबट्री इफेक्ट क्या होता है? द फिनोमिना वेयर बाय द यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, क्योंकि इसी पे यही मॉडल ऑर्गेनिज्म है, इसी पे ज्यादा रिसर्च होती है, प्रोड्यूसेस इथेनॉल या इथेनॉल एल्कोहल प्रोड्यूस करने लग जाएगा इन एरोबिक कंडीशंस एंड हाई एक्सटर्नल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन रादर देन प्रोड्यूसिंग बायोमास वाया द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रेबट्री इफेक्ट। Then next है anhydrotic dysplasia is a condition in which development of sweat glands is prevented। एक कुछ डिसऑर्डर है एनहाइड्रोटिक डिस्लेप्सिया। इसके अंदर क्या होता है? स्वेट ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है हमारी स्किन के अंदर, उसका डेवलपमेंट प्रिवेंट हो जाता है। तो इट इज कोज्ड बाय म्यूटेशन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन से ये क्या होता है? ये डिसऑर्डर होता है। तो ए हेटेरोजाइगस फीमेल्स फॉर दिस एलील विल बी। तो हेटेरोजाइगस फीमेल है और ये एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ये एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है? स्वेट ग्लैंड का जो बनना होता है, स्वेट ग्लैंड का डेवलपमेंट वो बिल्कुल रुक जाता है। लेकिन ये डिसऑर्डर मेनली प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर, क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम आएगा फीमेल की साइड से, अगर वो ही म्यूटेटेड हो जाए तो फिर क्या होगा? ये सबसे ज्यादा डिफेक्ट देखने को मिलेगा मेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, एक अगर वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरा वर्क करता रहेगा। तो इसमें क्या पूछा है? हेटेरोजाइगस फीमेल है, तो हो सकता है इसमें स्वेट ग्लैंड का प्रोडक्शन हो सकता है इसमें नहीं हो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? शो मोजेक पैटर्न ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। इसमें क्या होगा? एक मोजेक पैटर्न होगा, इरेगुलर पैटर्न में क्या होगा? स्वेट ग्लैंड का उसकी प्रेजेंस होगी या फिर एब्सेंस होगी। इसमें शो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड। कंप्लीट एब्सेंस जब होती है जब इसमें क्या होते हैं? ये बिल्कुल होमोजाइगस रेसेसिव होती है, दोनों ही जीन इसमें म्यूटेंट होते हैं, तब जाके क्या होती है? बिल्कुल स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होती है। ओके, है नॉर्मल फिनोटाइप, नॉर्मल भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है। उसके बाद शो इंक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड। तो इंक्रीज्ड तो कैसे हो सकती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्ड टर्म्स दैट कंप्लीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम इज, ये 1 है। इस नंबर को हमें इससे मैच करना है कि कौन सा नंबर, इस नंबर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम इज
ये क्या होगा, इसमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में बाई डायरेक्शनल, बाय ऑस्मोसिस, यूनिडायरेक्शनल, बाय डिफ्यूजन। तो बाय डिफ्यूजन ऑस्मोसिस तो हो नहीं सकता। और ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड मटेरियल का, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाएगा लीफ से सिंक की साइड, रूट की साइड। तो क्या होगा उसमें, बाय डायरेक्शनल हो सकता है, बाय डायरेक्शनल ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है उसके बाद वो लेटरल मूवमेंट भी करवा सकता है, और वापस से वो ऊपर अगर कोई लीफ है तो उसमें भी वो करवा सकता है, ऊपर कोई ब्रांचेज हैं तो वहां पे भी फूड का ट्रांसपोर्ट करवा सकता है फ्लोएम। तो इसमें काफी ज्यादा बाई डायरेक्शनल हो सकता है इजीली। तो इसमें फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा, बाई डायरेक्शनल। देन नेक्स्ट है वाइल ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम इज, तो जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि रूट टू, इसमें क्या होता है रूट से टिप की साइड या फिर लीफ की साइड में ये क्या होता है, फ्लो होता है। और जाइलम किसका फ्लो करता है, वाटर का। ओके, तो फर्स्ट में आ जाएगा बाई डायरेक्शनल, सेकेंड में आ जाएगा यूनिडायरेक्शनल, थर्ड में है लोडिंग ऑफ शुगर इनटू द फ्लोएम इज। तो फ्लोएम की जो लोडिंग होती है वो दूसरी सेल, मेसोफिल सेल्स से जब फ्लोएम के अंदर, सी ट्यूब सेल के अंदर जब सुक्रोज जाएगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो जाएगा। फ्लोएम लोडिंग का मतलब शुगर मॉलिक्यूल का जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हो रहा है लीफ के अंदर, वहां से फ्लोएम की सेल में जाना, और फिर वो दूसरे सिंक जो भी पार्ट है, टिश्यू है प्लांट के, वहां तक पहुंचाएगा फ्लोएम। ओके, तो जब मेसोफिल सेल के अंदर जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से सीव ट्यूब सेल के अंदर जो फूड जाती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती है। उसके बाद जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, पैसिव टाइप से होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। तो थर्ड मस्ट बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ इसी में दे रखा है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक इज, तो ये बाय ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि जब वाटर पहुंच गया फ्लोएम के अंदर तो वो या तो इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा उसका, या फिर वो क्या करेगा, वापस से जाइलम के अंदर आएगा, तो वो थ्रू ऑस्मोसिस आएगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, while transport through the xylem is unidirectional. Loading of sugar into the phloem by active transport at the source, and movement of water out of the phloem at the sink is by osmosis. Then next question है, a plant with orange flower was self-pollinated. self-pollinated हुआ कोई orange flower plant, उसकी F1 प्रोजेनी में हमने क्या ऑब्टेन किया, 38 प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर। ओके, ऑरेंज फ्लावर वाले प्लांट ने सेल्फ पोलिनेशन किया, उसमें 38 प्लांट्स कैसे मिल रहे हैं हमें, रेड फ्लावर वाले, 80 प्लांट्स मिल रहे हैं ऑरेंज फ्लावर वाले, और 41 प्लांट्स मिल रहे हैं येलो फ्लावर वाले। तो द लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, तो ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न मिल रहा है जिसमें ऑरेंज में अगर वो करवाया पोलिनेशन, और उसके बाद अलग अलग टाइप से मिल रहे हैं कुछ उसका फिनोटाइप, तो इसका मतलब क्या है, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि जो उसका डोमिनेंट वाला जो एलील है वो रेसेसिव एलील को मास्क नहीं कर पा रहा है। रेसेसिव एलील भी अपना करेक्टर शो कर रहा है और डोमिनेंट एलील भी अपना करेक्टर शो कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही एलील अपना अपना करेक्टर शो करेंगे, और एक मिडिल वाला जो बीच वाला करेक्टर है वो भी शो हो रहा है। तो ऑरेंज जो है, रेड इसमें डोमिनेंट हो सकता है, येलो इसमें रेसेसिव होगा, और जो दोनों का मिक्सअप क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पॉलीजेनिक ट्रेड नहीं हो सकते, ये QTL वाला अलग ही फिनोमिना होता है। तो पॉलीजेनिक ट्रेड नहीं होती। पॉलीजेनिक में क्या होता है, मोर देन 2 एलिल्स, काफी सारे एलिल्स एक ही करेक्टर को वो करते हैं। ओके, उसके बाद फ्लावर कलर इज एपिस्टेटिक टू अनदर जीन, एपिस्टेटिस नहीं हो सकता। एपिस्टेटिस मीन्स एक जीन के अंदर म्यूटेशन दूसरे जीन के अंदर की म्यूटेशन को भी अफेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एपिस्टेटिस। और मेटरनली इनहेरिटेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इसकी बात नहीं की हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से अगर कोई इनहेरिटेंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटरनली इनहेरिटेंस, क्योंकि यही ऑर्गेनेल्स मदर की साइड से आते हैं, फादर की साइड से नहीं आते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटरनली इनहेरिटेंस। सो ये क्वेश्चन थे कुछ, और अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
Okay, so thank you so much for watching. Thank you.